हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएससी सब्जेक्ट वाइज और सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक, एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये पढ़ा था स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम एक और नया इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में। अब देखिए बच्चों, सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, किसी भी वेरिएबल की जनरली तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। किसी भी वेरिएबल की जनरली तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली ये कि उसकी स्टोरेज ड्यूरेशन क्या है, किसी भी वेरिएबल की स्टोरेज ड्यूरेशन क्या है। दूसरी चीज़ उस वेरिएबल का स्कोप क्या है। तीसरी चीज़ हमारे पास है कि उस वेरिएबल का लिंकिंग क्या है या लिंकेज क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी वेरिएबल की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करता है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि किसी वेरिएबल को जब मेमोरी या स्टोरेज अलोकेट होती है, मेमोरी या स्टोरेज जब अलोकेट होती है तो वो कितनी देर के लिए अलोकेट होती है, कब तक अलोकेटेड रहेगी या कहाँ से अलोकेट होती है, ये हमारे पास है। यहाँ पर हम स्टोरेज की बात करते हैं बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों, स्टोरेज ड्यूरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास ऑटोमेटिक, बच्चों एक है हमारे पास ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। बच्चों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन की, इसका मतलब ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आई मीन इस तरह की स्टोरेज हमें कहाँ मिलती है। बच्चों इस तरह की स्टोरेज हमें मिलती है जो हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की, लोकल वेरिएबल्स की, या इनको हम और क्या कहते हैं, ऑटो वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स या ऑटो वेरिएबल्स। क्यों इनको ऐसे कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जिस फंक्शन के अंदर ये लोकल वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, int a इज इक्वल टू 5, इसका जो स्कोप है, आई मीन इसका जो लाइफ टाइम है इस वेरिएबल का, ये इस वेरिएबल का लाइफ टाइम सिर्फ तब तक है जब तक ये फंक्शन जिसके अंदर ये वेरिएबल है, जब तक ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन में है, जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूशन में है सिर्फ तब तक इसका लाइफ टाइम है। जैसे ये फंक्शन बच्चों टर्मिनेट होता है, ये ए वेरिएबल के, इस ए वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेटिव थी वो मेमोरी यहाँ से चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। उसके बाद ये ए वेरिएबल हमें नहीं मिलने वाला। देन हम दूसरी बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास एक और तरह की स्टोरेज है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक स्टोरेज या स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। कि एक वेरिएबल को बच्चों, एक वेरिएबल को जब एक वेरिएबल को जब हमने मेमोरी एलोकेट की तो उस वेरिएबल के पास वो मेमोरी कब तक रहने वाली है, जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। बच्चों जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक उस वेरिएबल के पास वो वैल्यू रिटेन रहेगी। अब इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लोबल या एक्सटर्नल वेरिएबल की हम बात करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं बच्चों, ग्लोबल वेरिएबल्स का जो स्टोरेज है हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज होता है कि जब तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता ग्लोबल वेरिएबल्स का वैल्यू रिटेन रहता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होता। इसके अलावा बच्चों हम अगर लोकल वेरिएबल्स में भी बात करें तो हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल का जो स्टोरेज है उसको ऑटोमेटिक से हम स्टैटिक में चेंज कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से। हम इस चीज़ को आराम से अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो दो तरह की स्टोरेज होगी, ऑटोमेटिक स्टोरेज और स्टैटिक स्टोरेज। ऑटोमेटिक स्टोरेज किसके लिए होती है, लोकल वेरिएबल्स के लिए। देन जो स्टैटिक स्टोरेज है वो ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए होती है। इसके बाद अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो बच्चों ये हम ऑलरेडी स्कोपिंग में डिस्कस कर चुके हैं। स्कोप किसी वेरिएबल का या तो ब्लॉक स्कोप होगा, ब्लॉक स्कोप मतलब बच्चे जिस जिस फंक्शन के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल को बनाया गया है, सिर्फ विद इन दिस ब्लॉक, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप है, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है, ब्लॉक स्कोप।
सिर्फ इस वेरिएबल में, आई मीन इस ब्लॉक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एक और तरह का हम स्कोप बोलते हैं जिसे हम फाइल स्कोप बोल सकते हैं। फाइल स्कोप मतलब क्या है बच्चों, कि पूरे प्रोग्राम में हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स हम बोलते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो हमारा कैसा होता है, फाइल स्कोप होता है। बच्चों ग्लोबल वेरिएबल्स को हम पूरी फाइल में, पूरी सोर्स फाइल में यहाँ कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और बात करते हैं बच्चों, अब लिंकिंग की बात करते हैं, लिंकेज की बात करते हैं। तो इस लिंकेज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल का लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है। अब ये देखिए बच्चों, लिंकेज की अगर हम बात करें तो किसी वेरिएबल का लिंकेज से मेरा मतलब ये है कि ये वेरिएबल किस एक्सटेंट तक, किस हद तक मेरे पास डिफरेंट मेरे प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट में शेयर किया जा सकता है। दैट इज इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। सिंपल। अब बच्चों लिंकेज को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे सिंपल एक तो है हमारे पास नो लिंकेज, एक वेरिएबल का कोई लिंकेज नहीं है, इसका मतलब क्या हम देखते हैं। दूसरा है बच्चों हमारे पास इंटरनल लिंकेज, दूसरा है हमारे पास इंटरनल लिंकेज, और इसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल लिंकेज। अब बच्चों देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हमने बात की कि नो लिंकेज, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लोकल वेरिएबल, कि हमारे पास एक लोकल वेरिएबल जिसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है, सिर्फ इस एक फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नो लिंकेज। देन इसके बाद बच्चों हमारे पास इंटरनल लिंकेज। जब हम इंटरनल लिंकेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल, बच्चों ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप सिर्फ सिंगल फाइल के अंदर हो। बच्चों जिसका स्कोप कहाँ हो, सिर्फ एक सिंगल फाइल के अंदर हो। अब इंटरनल लिंकेज का बच्चों अगर हम एग्जांपल देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक इंट ए। बच्चों ये हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया है ना, ये हमने ग्लोबल वेरिएबल के सामने, बच्चों ग्लोबल वेरिएबल के सामने ये लिखा है, स्टैटिक जो कीवर्ड हमने यूज़ किया है या ग्लोबल वेरिएबल के सामने यूज़ किया है। बच्चों स्टैटिक कीवर्ड अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के सामने यूज़ करते हैं तो उस ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ हम उसी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोग्राम की किसी दूसरी फाइल से एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिंकेज। एनी हाउ अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एक्सटर्नल लिंकेज बच्चों अगर मैं बात करूं सिंपल ग्लोबल वेरिएबल की, जिसको हम सपोज एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर एक प्रोग्राम हमारा 4 या 5 फाइल्स में डिवाइडेड था तो एक ग्लोबल वेरिएबल को हम दूसरी किसी फाइल से हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम कहेंगे ये जो वेरिएबल, जो ग्लोबल वेरिएबल है, इट हैव एक्सटर्नल लिंकेज। तो बच्चों ये 3 प्रॉपर्टीज हैं किसी भी वेरिएबल की, उसका स्टोरेज ड्यूरेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका लिंकेज क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम स्टैटिक कीवर्ड की बात कर रहे हैं, बच्चों देखिए स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज़ है, स्टैटिक कीवर्ड से क्या होने वाला है। देखिए बच्चों अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को एक लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, लोकल वेरिएबल या ऑटो वेरिएबल के साथ हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सपोज एक ऑटो वेरिएबल था जिसकी मेमोरी ऑटोमेटिक है कि जैसे ही फंक्शन को कॉल होगा तो वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हो गया वेरिएबल्स की मेमोरी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंपल। ऑटो वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल कि जो वेरिएबल्स को स्टोरेज मिल रही है ऑटोमेटिक है, एकदम से मिलती है। जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है स्टोरेज मिली, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ स्टोरेज यहाँ से फिनिश हो गई।
ऑटो वेरिएबल्स की जो स्टोरेज होती है वो हमारे पास होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज। देन ये ऑटोमेटिक स्टोरेज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैटिक स्टोरेज में। बच्चों ऑटोमेटिक स्टोरेज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टैटिक स्टोरेज में। किसकी हेल्प से? स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से। अब देखिए बच्चों, हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका एक्चुअल मतलब क्या, हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाली है। देखिए बच्चों, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर से हम f1 फंक्शन, हमारे पास एक f1 फंक्शन है। इस f1 फंक्शन को हम 3 बार हमने कॉल किया यहाँ पर f1 f1 f1। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं बच्चों हम। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास मेन फंक्शन था। सबसे पहले ये हमारे पास स्टैक है। इस स्टैक में सबसे पहले किसको कॉल हुआ? मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन क्या था बच्चों? f1। मेन फंक्शन की बॉडी हम यहाँ बनाते हैं f1 f1 और ये f1, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किसको कॉल हुआ? सबसे पहले कॉल हुआ हमारे पास f1 फंक्शन को। तो जैसे ही f1 फंक्शन को यहाँ पर कॉल हुआ, जैसे ही f1 फंक्शन को यहाँ कॉल हुआ तो क्या हुआ? देखो बच्चों, जैसे ही फंक्शन को कॉल हुआ तो अब जाकर ये जो int a इज इक्वल टू 5, a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अगर ये इंटीजर फॉर एग्जांपल सपोज 4 बाइट में स्टोर होता है, तो अब जाकर इस स्टैक पे इस वेरिएबल को 4 बाइट मिलने वाले हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टैक पे अब जाकर इस वेरिएबल को 4 बाइट मिलने वाले हैं। क्यों? कब मिलने वाले हैं? जब इस वेरिएबल को, जब इस फंक्शन को कॉल किया गया, जिस फंक्शन के अंदर ये a वेरिएबल था हमारे पास। तो अब देखिए एक a वेरिएबल जिसका वैल्यू कितना था बच्चों? 5 था, जिसका वैल्यू 5 था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? printf a का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट होते ही जैसे ही यहाँ पर ये फंक्शन खत्म हुआ, ये राइट ब्रैकेट हमारे पास इनकाउंटर होगा, हमारे पास ये फंक्शन खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और अब ये चीज़ यहाँ से, ये जो हमारे पास ये फंक्शन था, ये टॉप ऑफ द स्टैक से हमने हटा दिया। ये टॉप ऑफ द स्टैक से हमने हटा दिया बच्चों। अब जैसे ही हटाया तो इस a वेरिएबल को जो मेमोरी मिली थी, ये मेमोरी भी अब डी अलोकेट हो गई। यानी कि जैसे ये फंक्शन रिटर्न हुआ, यहाँ से खत्म हो गया, अब हम इस a वेरिएबल को दोबारा सर्च नहीं कर सकते, हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब देखिए अब क्या होगा? अब जैसे यहाँ पर ये रिटर्न हो गया, हमारा कंट्रोल वापस कहाँ आ गया बच्चों? दोबारा कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन में आ गया। अब मेन फंक्शन में क्या है? अब मेन फंक्शन में हमारे पास f1 को कॉल हुआ, दोबारा से f1 को कॉल हुआ। तो जब f1 को अब यहाँ पर कॉल हुआ बच्चों, ये f1 चला गया यहाँ से। अब जब f1 को दोबारा कॉल हुआ तो सेम एज इट इज f1 को दोबारा कॉल हुआ, तो इस बार भी फिर से दूसरी बार अगेन int a इज इक्वल टू 5, एक नया a वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट होने वाला है जिसको दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी और जहाँ पर a का वैल्यू 5 होगा। फिर से printf a, फिर से क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पर बच्चों? 5 प्रिंट होने वाला है फिर से। और जैसे यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद इस अगेन ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमने यहाँ से हटा दिया, दोबारा कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन में आया, फिर से f1 को कॉल किया। जब भी दोबारा f1 को कॉल किया तो फिर से अगेन एक a वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका वैल्यू कितना है बच्चों? 5। और अब यहाँ पर printf a दोबारा से क्या, तीसरी बार क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 5 प्रिंट होगा। मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब क्या है? जब भी मेन फंक्शन के अंदर से हम इस f1 फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, जब भी मेन फंक्शन के अंदर से f1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस f1 फंक्शन के जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं, हर बार ये इनिशियलाइज हो रहे हैं। बार जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, बार इसके सभी लोकल वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे हैं दोबारा से। क्यों? क्योंकि एक बार f1 को कॉल किया, यहाँ पर जो हमने जो भी प्रोसेसिंग की, जो भी हमने काम किया, जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट हुआ वो सब कंप्यूटेशन यहाँ से चला गया, सब वेरिएबल को जो मेमोरी मिली थी, जो कुछ था वो टर्मिनेट हो गया। तो दोबारा से जब f1 को कॉल हुआ तो सारा काम बिल्कुल नए स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट हुआ एज इट इज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं
कि अगर एक फंक्शन को हम 1, 2 या 3 बार बार अगर कंजिक्यूटिव हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल था int a इक्वल टू 5, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर रिटेन नहीं रहने वाली, आई मीन हम जब f1 को जब हमने यहाँ कॉल किया, तो यहाँ पर इसने जो भी अपडेट किया इस a के अंदर, वो अपडेट हमें अगली कॉल के टाइम पर नहीं मिलेगा। बच्चों यहाँ पर इस a ने, इस पहली फंक्शन कॉल ने इस a वेरिएबल के ऊपर जो भी अपडेट किया वो यहाँ नहीं मिलने वाला। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज हमने इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, यहाँ पर f1 फंक्शन को कॉल किया गया मेन फंक्शन के अंदर से। जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर से कॉल किया f1 फंक्शन को, यहाँ पर क्या होने वाला बच्चों, एक a वेरिएबल, एक नया वेरिएबल a का वैल्यू जिसका वैल्यू 5 था वो हमने इनिशियलाइज किया। फिर क्या किया, a का वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि a का वैल्यू 7 हो गया। a का वैल्यू 7, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो गया, इस बार 7 प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों, जैसे ही 7 प्रिंट हो गया, अब ये फंक्शन यहाँ से टर्मिनेट हो गया, हमारा कंट्रोल वापस कहाँ चला गया बच्चों, वापस कंट्रोल मेन फंक्शन में चला गया अगली स्टेटमेंट में। तो अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि f1 को कॉल करो। जब हम f1 को कॉल करेंगे बच्चों, जब हम f1 को कॉल करेंगे तो दोबारा से हमें a का वैल्यू 5 यहाँ पर ऐसे इनिशियलाइज होगा। ये जो पुराना अपडेट था ऐसा 7 था, अब इसका इस फंक्शन कॉल में, सेकंड वाली फंक्शन कॉल में कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। देन अब देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए बच्चों, अभी हम जो बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों कि a का वैल्यू 5, यहाँ पर जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं बच्चे, देखो जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं उनको जो स्टोरेज मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है बच्चों, स्टैक से मिल रही है। और कब मिल रही है बच्चों, रन टाइम पे मिल रही है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, जो कि बार बार अगेन एंड अगेन इनिशियलाइज हो रहे हैं, जब भी फंक्शन को कॉल हो रहा है बार बार वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे हैं, उनको स्टोरेज कहाँ से मिल रही है बच्चों, स्टैक से स्टोरेज मिल रही है। और कब मिल रही है, रन टाइम पे मिल रही है, जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब हम देखते हैं, अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, सेम प्रोग्राम था, हमने अब क्या किया, हमने इस लोकल वेरिएबल के सामने int a इक्वल टू 5, इस डिक्लेरेशन के सामने हमने कीवर्ड ऐड कर दिया स्टैटिक। अब ये स्टैटिक क्या करेगा, अब देखिए बच्चों, जिस टाइम पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, उस कंपाइल टाइम पे ही इस a वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। यानी कि बच्चों जब हम बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड की, तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने से बच्चों एक जो लोकल वेरिएबल का जो स्टोरेज है वो ऑटोमेटिक से स्टैटिक स्टोरेज में चेंज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब इस वेरिएबल को जो मेमोरी, जो स्टोरेज मिलने वाली है बच्चों, वो स्टोरेज हमें कंपाइल टाइम पर मिलने वाली है, रन टाइम पर नहीं। और बच्चों कंपाइल टाइम पर जो स्टोरेज मिलने वाली है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही है जैसे हमें ग्लोबल वेरिएबल को, जैसे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल की जो स्टोरेज है वो भी स्टैटिक होती है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम पे होता है। यहाँ पर स्टैटिक हमने लिख तो दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको आउटसाइड फंक्शन यूज कर सकते हैं, नहीं। स्टिल अभी भी इसका जो स्कोप है बच्चों, इसका जो स्कोप है int a इक्वल टू 5, इसका स्कोप अभी भी इसी ब्लॉक के अंदर है। स्टैटिक लगाने से इसका स्कोप नहीं चेंज होगा, स्टैटिक लगाने से बस ये है कि इसका जो मेमोरी है, मेमोरी कब मिल रही है और कहाँ से मिल रही है, ये चीज़ चेंज हुई है। हम किसी फंक्शन, इस फंक्शन f1 के बाहर इस a को यूज नहीं कर सकते अभी भी। देखिए बच्चों, अगर हम मेमोरी की बात करें, हम स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज को हम जनरली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज। बच्चों स्टैटिक स्टोरेज यानी कि या स्टैटिक मेमोरी हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर इस स्टैटिक स्टोरेज से किसी वेरिएबल को जो मेमोरी मिलने वाली है वो पूरे प्रोग्राम पर, एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, जब तक हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, पूरे
ड्यूरिंग दैट कंप्लीट ड्यूरेशन वो वैल्यू वहीं पर रिटेन रहने वाली है बच्चों। जैसे ग्लोबल वेरिएबल हो गए या स्टैटिक वेरिएबल हो गए, तो इनको मेमोरी कहाँ से मिलती है? स्टैटिक स्टोरेज से हमें यहाँ इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास बच्चों एक और हम बात करें, सपोज हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक हमारे पास बच्चों स्टैक हम कब यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, आई मीन मेमोरी एलोकेट करने के लिए? जब हमारे पास हम लोकल वेरिएबल्स की बात करें। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों ये ग्लोबल वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, तो स्टैटिक स्टोरेज हम यूज़ करते हैं। देख ले अगर हम बात करें स्टैक की बात करें तो बच्चों जब हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं या हमें ऑटोमेटिक मेमोरी की हम बात करें या फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस मेमोरी की हम बात करें, बच्चों कॉन्टीन्यूअस मेमोरी की हम बात करें, तब हम मेमोरी जो अलोकेट करते हैं लोकेशन होता है वो स्टैक से होता है। इसके बाद हमारे पास एक टाइप और है बच्चों जिसको हम हीप बोलते हैं। एक्चुअली देखिए बच्चों ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे जब मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जो स्टैक है हमारा, इनफॉर्मली हम कहते हैं कि स्टैक जो है वो हीप का ही पोर्शन है। और बच्चों हीप हम कब यूज़ करते हैं? जब हम डायनेमिक स्टोरेज की बात करते हैं। बच्चों स्टैटिक स्टोरेज और डायनेमिक स्टोरेज दो चीज़ें हैं। अब यहाँ स्टैक को हम एक्चुअल में हीप का पार्ट यानी कि डायनेमिक स्टोरेज की ही पार्ट मान लेते हैं। तो डायनेमिक स्टोरेज हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब हमें लार्ज मेमोरी अलोकेट करनी है, लार्ज मेमोरी अलोकेट करनी है जो कि मे बी नॉट कंटिन्यूअस हो, नॉट कंटिन्यूअस मेमोरी हो, तो तब हम बात करते हैं कि हम हीप से मेमोरी अलोकेट करते हैं डायनेमिकली या रन टाइम पे। तो चलिए अभी हम जो हम बात कर रहे थे स्टैटिक वेरिएबल की, उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास कंपाइल टाइम पर स्टोरेज मिलने वाली है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन है या F1 फंक्शन, ये कंपाइल होंगे। तो जैसे ये कंपाइल होंगे तो ये क्या था हमारे पास बच्चों? ये स्टैक था, और ये अलग से एक हमने बनाया। क्या ये हमारे पास बच्चों स्टैटिक स्टोरेज है? ये हमारे पास अलग से स्टैटिक स्टोरेज, हम स्टैटिक मेमोरी बोले। तो जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ तो इस बार इस स्टैटिक स्टोरेज से ए वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हुई कितनी? 5। और बच्चों देखिए ए वेरिएबल को क्या मेमोरी एलोकेट हुई? 5 एलोकेट हुई। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जिस टाइम पर ये प्रोग्राम ये फंक्शन रन होगा उस टाइम पर इस ए वेरिएबल को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होने वाली, यानी कि रन टाइम पर यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होने वाली। तो देखिए बच्चों हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स इन ए ब्लॉक, एक फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक के अंदर इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, और वो भी कब? कंपाइल टाइम पे। बच्चों अब अगर यहाँ पर हम स्टैटिक के साथ इसका हम एग्जीक्यूशन देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास? ये देखिए इनिशियली हमारे पास मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर से हमने F1 फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे ही F1 फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रन टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होगा बच्चे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? int is equal to 5। अगर बच्चों यहाँ स्टैटिक नहीं होता तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल int is equal to 5, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है। जैसे हमने पहले देखा, उसको मेमोरी कहाँ से मिलती? उसको मेमोरी मिलती है हमें यहाँ पर स्टैक से। लेकिन स्टैटिक वर्ड लगाने से यहाँ पर क्या मतलब है कि इस वेरिएबल को अब रन टाइम पर यानी कि स्टैक से मेमोरी नहीं मिलेगी। इस वेरिएबल को ऑलरेडी एक बार, सिर्फ एक बार, ओनली वंस, एक बार कंपाइल टाइम पर मेमोरी मिल चुकी है। अब उसी मेमोरी को हमने यूज करना है। अभी यहाँ पर क्या कहा? नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे इसने क्या कहा बच्चों? a इज इक्वल टू a प्लस 2, यानी कि a प्लस 2 7 कर दो। अब यही 7 अपडेट होगा। अब इसके बाद प्रिंट एफ a। अब थर्ड स्टेटमेंट पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर हमारे पास 7 प्रिंट हो गया। अब देखिए बच्चों F1 फंक्शन जो है, इसका जो फर्स्ट इंस्टांस है, जो इनकी पहली जो फंक्शन कॉल थी वो टर्मिनेट हो गई। पहला फंक्शन खत्म हो गया, पहला टर्मिनेशन, पहली बार जो फंक्शन कॉल हुआ था वो टर्मिनेट हो गई। अब क्या होगा? यहाँ पर दूसरी बार F1 को हमने कॉल किया। तो देखो बच्चों अब दूसरी बार क्या होने वाला है? F1 फंक्शन, यानी कि F1 फंक्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट यानी कि रन टाइम पर ये एलोकेशन नहीं होने वाला, ये नहीं चलेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों? a इज इक्वल टू a प्लस 2। अब देखिए बच्चों इस बार जब दूसरी बार हमने कॉल किया
तो जो 7 ये जो ए की अपडेटेड वैल्यू है, ये अपडेटेड वैल्यू ही अगेन यूज हो रही है यहाँ पर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड वैल्यू ही हमने यहाँ पर यूज की। ए का वैल्यू इस बार कितना हो गया, 9 हो गया। और जो थर्ड स्टेप है इसमें ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा इस बार। देन जैसे ये फंक्शन अगेन टर्मिनेट हो गया हमारे पास, दोबारा से हमारे पास तीसरी फंक्शन कॉल f1 फंक्शन को दोबारा तीसरी बार कॉल किया गया, तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, सेकंड स्टेटमेंट बच्चों a का वैल्यू जो है 11, a का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, 11। और इस बार क्या प्रिंट होगा, तो 11 वैल्यू प्रिंट होगा। अब जैसे ही ये फंक्शन f1 खत्म, तो उसके बाद मेन फंक्शन खत्म, स्टैक फिर से खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पर int a इज इक्वल टू 5 था तो लोकल वेरिएबल, स्टैटिक लगाने के बाद ही ये लोकल ही है, f1 फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इस a को जो स्टोरेज मिली हमारे पास, वो स्टोरेज हमारे पास पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक हम उसको रिटेन रख सकते हैं। आई मीन जो स्टोरेज है उसके, वो स्टोरेज हमारे पास चेंज नहीं होगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई बच्चों। ये हमारे पास यूज़ है, मेन यूज़ है स्टैटिक कीवर्ड हमने यहाँ पर लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ करने का। या हम कहें कि दो कंसेक्यूटिव कॉल्स के अंदर हमारे पास जो मेमोरी मिल रही है, जो वैल्यू मिल रही है वेरिएबल की, वो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल रही है बच्चों। चलिए बच्चों हम इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ के देखते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन था छोटा सा। देखिए बच्चों हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था, इंट a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 है, प्रिंट एफ a माइनस माइनस। यहाँ पर a माइनस माइनस का क्या मतलब है बच्चों, कि a का वैल्यू पहले प्रिंट होगा, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे हम अगली स्टेटमेंट में जाएंगे तब जाकर ये a माइनस माइनस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर यहाँ पर a का वैल्यू 4 प्रिंट हुआ तो इफ़ के अंदर हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ 3। अगर यहाँ 4 प्रिंट हुआ तो यहाँ क्या कंडीशन चेक होगी, इफ़ 3। बच्चों अगर यहाँ पर माइनस माइनस a होता तो क्या होता कि पहले a का वैल्यू डिक्रीमेंट होता, उसके बाद प्रिंट होता, यानी कि फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होता, फिर यहाँ पर 3 प्रिंट होता। देन इसके बाद इफ़ a, अगर इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो हम इस मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। बच्चों देखिए अगर इफ़ जो कंडीशन है, अगर हम बात करें, सपोज छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, इफ़ सपोज इफ़ 1, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इफ़ 1 अगर ऐसा है, देन हम कहते हैं प्रिंट एफ CSC, एल्स प्रिंट एफ सपोज सब्जेक्ट वाइज। बच्चों देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या था, इफ़ 1, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, CSC प्रिंट होने वाला है। अगर हम कहते हैं इफ़ 10 तो क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, नॉन जीरो वैल्यू है तो भी CSC प्रिंट होने वाला है। अगर हम कहें इफ़ -10 बच्चों तो भी ये नॉन जीरो वैल्यू है, क्या प्रिंट होगा हमारे पास, CSC प्रिंट होगा। अगर हम कहें हमारे पास यहाँ पर हम एक ऐसा लेटर लिख दें, सपोज A, एक अल्फ़ाबेट A, एक कैरेक्टर, तो भी नॉन जीरो है बच्चों, यहाँ पर CSC प्रिंट होने वाला है। बच्चों जब भी यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू होगी, कुछ भी हो, प्लस माइनस डजेंट मैटर, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर CSC प्रिंट होने वाला है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आता, अगर हम बात करें बच्चे, हम जीरो की बात करें, अगर हम नल बोलें, नल कहें या जीरो कहें बच्चों, जब यहाँ पर जीरो होगा या नल होगा तो ही जाकर एल्स वाला केस यहाँ चलने वाला है। जब तक नॉन जीरो वैल्यू है कोई भी हमारे पास यहाँ पर CSC प्रिंट होगा, जीरो पे यानी कि नल वैल्यू पे हमारे पास यहाँ पर एल्स वाला केस चलने वाला है। तो बच्चों देखिए सपोज यहाँ पर हम इसका एग्जीक्यूशन का हमें आउटपुट बताना है कि यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेटमेंट है और बच्चों ये फोर्थ स्टेटमेंट है। इसको हम एक स्टैक पे चला के देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए रिकर्शन है, ये रिकर्सिव कॉल है बच्चों। मेन फंक्शन डायरेक्टली खुद को कॉल कर रहा है, डायरेक्ट रिकर्शन हम बोलते हैं इसको। मेन फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। बच्चों क्या कहते हैं उसको, रिकर्शन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब भी हम रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने बच्चों को क्या किस चीज़ में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, सर स्टैक बनाए कैसे। बच्चों आप जो स्टैक है, जो स्टैक बना रहे हो, आप नीचे से ऊपर भी बना सकते हो स्टैक, आप स्टैक को ऊपर से नीचे भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जनरली जो हम स्टैक पढ़ते हैं कि एक के ऊपर एक हम चीज़ ऐसे बनाते हैं, लेकिन कई बार जब
क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, तो हम ऊपर से नीचे अगर बनाते हैं तो चीज़ थोड़ा लिखने में ज़्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ स्टैक था, इस स्टैक के अंदर सबसे पहले हमने ए फंक्शन को कॉल किया। बच्चों देखिए, ए फंक्शन को कॉल हुआ, अब ए के अंदर से बी को कॉल हुआ, बी के अंदर से सी को कॉल हुआ, सी के अंदर से डी को कॉल हुआ, सिंपल। अब सेम चीज़ हम इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ हम स्टैक को नीचे से ऊपर बना रहे थे, अभी यहाँ ऊपर से नीचे बना रहे कि बच्चों ए फंक्शन था हमारे पास, ए फंक्शन के अंदर से बी को कॉल हुआ, देन बी फंक्शन चल रहा था, बी फंक्शन के अंदर से सी को कॉल हुआ, देन सी फंक्शन चल रहा था, सी के अंदर से डी को कॉल हुआ। बच्चों दोनों चीज बिल्कुल सेम है। यहाँ स्टैक को नीचे से ऊपर हम फिल कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैक को ऊपर से नीचे फिल कर रहे हैं। जब स्टैक खाली होगा तो पहले डी खत्म होगा, फिर सी खत्म होगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे। जब स्टैक खत्म होगा पहले डी खत्म, फिर सी खत्म, फिर बी खत्म होगा, फिर ए खत्म होगा। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जब खाली करेंगे स्टैक को, यानी कि पहले डी खत्म होगा, फिर वापस जाएंगे, सी खत्म होगा, फिर वापस जाएंगे, बी खत्म होगा, फिर वापस जाएंगे, ए खत्म होगा। सिंपल बच्चों, आप स्टैक ऊपर से नीचे से ऊपर बना सकते हो, ऊपर से नीचे बना सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अब देखिए बच्चों, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल हुआ? मेन फंक्शन। बच्चों हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टैक को हम ऊपर से नीचे बना रहे हैं, सिंपल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले किसको कॉल हुआ? हमारे पास मेन फंक्शन को कॉल हुआ। तो मेन फंक्शन के अंदर अब देखते हैं बच्चों, मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है? ये मेन फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि a इज इक्वल टू 4, इंट a इज इक्वल टू 4। बच्चों ये कैसा वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर a वेरिएबल का वैल्यू कितना अलोकेट हो गया बच्चों? 4। a वेरिएबल को एक नया मेमोरी मिला। कहाँ से मेमोरी मिला बच्चों? स्टैक पे मेमोरी मिला, स्टैक से मेमोरी मिला। a वेरिएबल को कितना वैल्यू मिल गया? 4। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट एफ a माइनस माइनस। बच्चों a माइनस माइनस प्रिंट करना है, यानी कि पहले a प्रिंट होगा, बाद में माइनस माइनस होगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? 4। पहले 4 आउटपुट आया बच्चों हमारे पास, ठीक है, 4 आउटपुट आया। इसके बाद a का वैल्यू माइनस माइनस। अब ये किस a को अपडेट कर रहा है बच्चों? इसका लोकल वेरिएबल है, इसी को यूज करेगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है? यहाँ पर हमने a माइनस माइनस कर दिया बच्चों, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है? इफ a, यानी कि क्या कहता है? इफ 3। बच्चों इफ के अंदर नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अगर इफ 3 है, कंडीशन अगर ट्रू है, तो मेन को कॉल करो। और मेन किसको कॉल कर रहा है? खुद को कॉल कर रहा है, यानी कि इफ 3 कंडीशन ट्रू था तो इसने मेन को कॉल किया बच्चों। मेन को फिर से कॉल हुआ। अब मेन को फिर से कॉल हुआ तो अगेन हमारे पास स्टैक के ऊपर एक और एक्टिवेशन, मेन के अंदर से मेन को कॉल किया, मेन दोबारा स्टार्ट हो गया। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंट a इज इक्वल टू 4। बच्चों लोकल वेरिएबल है, जब भी आप मेन फंक्शन को कॉल करोगे, इसके लोकल वेरिएबल को दोबारा से नई मेमोरी इनिशियलाइज होने वाली है, यानी कि a का वैल्यू 4, फिर से 4 बाइट, अगर सपोज इंटीजर 4 बाइट में स्टोर है तो इस स्टैक से हमें यहाँ 4 बाइट और नए अलोकेट होने वाले हैं। लेकिन देन सेकंड चीज बच्चों, a माइनस माइनस, प्रिंट एफ a माइनस माइनस। a का वैल्यू कितना था? 4। पहले 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस, ये वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, दैट इज a माइनस माइनस। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या था बच्चों? इफ 3। अब ये जो a है बच्चों, अब ये जो a है, इफ a, ये a इसी को यूज करने वाला है, इसका लोकल, ये इसने इसको यूज किया था, इसका लोकल था। देन अब यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? अगेन मेन को कॉल करो, ठीक है। इस बार दोबारा से हमने मेन को कॉल किया बच्चों। अब मेन को जब कॉल किया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मेन ने मेन को कॉल किया। अब अगेन लोकल वेरिएबल को दोबारा से मेमोरी इनिशियलाइज होगा। a का वैल्यू कितना है बच्चों? 4। देन सेकंड स्टेटमेंट a माइनस माइनस, यानी कि पहले a का वैल्यू प्रिंट हुआ, a का वैल्यू प्रिंट हुआ, उसके बाद a माइनस माइनस, a का वैल्यू फिर 3 हुआ। थर्ड स्टेटमेंट इफ 3, यानी कि कंडीशन ट्रू है, ये इसको यूज कर रहा है। देन फोर्थ स्टेटमेंट अगेन मेन को कॉल किया। अब एक चीज देखिए बच्चों, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम स्टैक को नीचे से ऊपर भरें तो मेन ने मेन को कॉल किया, फिर मेन ने मेन को कॉल किया, फिर मेन ने मेन को कॉल किया, फिर मेन ने मेन को कॉल किया, और ये इस तरह आगे चलता चला जाएगा। और ये आउटपुट 4 4 4 4, ये इस तरह से आउटपुट चलता चला जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर यहाँ पूछा जाए
कि यहाँ पर क्या होगा, ये टर्मिनेशन क्या होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टर्मिनेशन क्या होगा। बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हमें कोई ऐसा कहता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट लूप आ गया, अगर हमें कोई कहता है यहाँ पर इनफाइनाइट लूप आ गया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इनफाइनाइट लूप नहीं आया बच्चों, यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। वो एरर क्या होगा कि हमारे पास जो स्टैक था, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, स्टैक ओवरफ्लो, ये एरर आएगा, या इसको हम और क्या कहेंगे कि हमारे पास एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, या एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल मीन्स नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन हम इसको इनफाइनाइट लूप नहीं कहेंगे बच्चों। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है कि हम एक स्टेज पे हैं, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमारे केस में क्या था कि जो स्टैक था वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा था, ऐसे यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, और एक बार जब मेमोरी ओवर यहाँ पर लिमिट आ गया तो एरर आ जाएगा कि ओवरफ्लो। हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पर थे, यहाँ से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे नहीं था। अगर ये कंडीशन है तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट लूप है। लेकिन यहाँ हम इस साइकिल नहीं बन रहा हमारे पास यहाँ बच्चों। जब साइकिल बनेगा तो हम कहेंगे इनफाइनाइट लूप है, लेकिन साइकिल नहीं बन रहा। हमारा जो स्टैक है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या एरर आएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ ये प्रोग्राम। देन अब देखिए बच्चों, अब हम सेम प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। जो एरर आ रहा था हमारे पास, जो एरर आ रहा था बच्चों, वो एरर हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से अगर हम बात करते हैं तो इस बार ये जो int एज इक्वल टू 4 है, इस वेरिएबल को अब स्टैक से मेमोरी नहीं मिलने वाली बच्चों। इस वेरिएबल को जो मेमोरी मिलेगी वो अलग से, जो हमारे पास स्टैटिक मेमोरी है वहाँ से इसको मेमोरी मिलने वाली है। हमारे पास a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 4 थी। अब जब हमने मेन फंक्शन को इनिशियली कॉल किया तो सबसे पहले मेन फंक्शन था। अब मेन फंक्शन के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है कि हमारे पास मेमोरी इनिशियलाइज करनी है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रन टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस int एज इक्वल टू 4 इस वेरिएबल को ऑलरेडी कंपाइल टाइम पर एक बार मेमोरी मिल चुकी है, तो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ नहीं चलाएंगे बच्चों। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इफ a माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। इस बार क्या होने वाला है, हमारे पास जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आउटपुट आया बच्चों, 4 आउटपुट आया हमारे पास। 4 आउटपुट प्रिंट हो गया। देन a माइनस माइनस प्रिंट होने के बाद यहाँ पर बच्चों क्या होने वाला है, a को अपडेट किया, a का वैल्यू 3 हो गया। देन इसके बाद बच्चों हमने a माइनस माइनस यहाँ कर दिया। देन इसके बाद क्या होने वाला है, इफ a का वैल्यू 3 था बच्चों, ये इसी स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, a का वैल्यू 3 था, कंडीशन ट्रू है। अब हमने मेन को कॉल किया। अब देखिए बच्चों, जब मेन को कॉल किया हमने तो इस बार जैसे ही मेन को कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से मेन को कॉल किया, अगेन सेम चीज़, अगेन दोबारा मेन को कॉल किया तो इनिशियलाइजेशन ये नहीं होने वाली रन टाइम पर, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास a माइनस माइनस, मतलब बच्चों पहले a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू क्या है 3, यानी कि a का वैल्यू 3 प्रिंट होगा। 3 प्रिंट होने के बाद ये वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट दैट इज इफ 2, कंडीशन ट्रू था। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट चलेगी, इसने अगेन मेन को कॉल किया बच्चों, मेन को दोबारा कॉल हुआ तो अब देखिए अगेन मेन को कॉल किया, फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से नहीं चला। सेकंड स्टेटमेंट दैट इज a माइनस माइनस, यानी कि पहले a प्रिंट हुआ, a माइनस माइनस, पहले वैल्यू 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये वैल्यू कितना हो गया बच्चों, वैल्यू हो गया 1। देन थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास इफ 1, कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो हम फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेंगे बच्चों। फिर से मेन फंक्शन को हमने कॉल किया तो मेन फंक्शन को यहाँ कॉल हुआ। देन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं a माइनस माइनस, बच्चों a का वैल्यू क्या था, यहाँ पर 1 था, तो हमने यहाँ 1 प्रिंट किया। उसके बाद माइनस माइनस यानी कि 0 हो गया बच्चों। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हम देखें तो क्या कहता है, इफ 0, बच्चों देखिए इफ 0, और इफ के अंदर हमारे पास मेन था। अगर हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू होती है तो मेन फंक्शन चलेगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो बच्चों मेन फंक्शन रन नहीं करेगा। इफ 0 कंडीशन हमारे पास फॉल्स है
तो मेन हमें नहीं चलाना। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इफ 0, अगर मेन नहीं चलाना हमें, तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। ये हमने चेक किया, फोर्थ स्टेटमेंट नहीं चलेगी बच्चों। अब यहाँ पर इसके आगे जंप करेगा। अगर सपोज इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंट्रोल क्या करता है, उससे अगली इस इफ को स्किप करके आगे जंप कर जाता है। लेकिन आगे देखा हमने, आगे चलाने को कुछ भी नहीं था, यानी कि ये प्रोग्राम, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, इसमें आगे चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो भी काम हमें करना था वो काम कंप्लीट हो गया, यानी कि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड अब हम यहाँ से हटा देंगे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। देन ये कंप्लीट हो गया बच्चों, हम यहाँ से इसकी जो फोर्थ स्टेटमेंट थी यहाँ से हम आगे आए थे, यहाँ पर जब हमने ये चलाया। देन जैसे ये कंप्लीट हो गया, हमारा कंट्रोल वापस कहाँ जाने वाला है, पिछले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। अब जब हमने, यानी कि ये फोर्थ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि मेन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर कोई फिफ्थ स्टेटमेंट होता तो वो चलता, लेकिन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी इसके बाद कुछ काम करने को नहीं, यहाँ पर कोई फिफ्थ सिक्स्थ स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, यानी कि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ गया, यहाँ गया। यहाँ देखा, यहाँ पर भी लास्ट स्टेटमेंट थी बच्चों ये, जब हमने मेन को कॉल किया। इसके बाद वापस कंट्रोल इस ब्लॉक में गया, आई मीन इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में गया, तो यहाँ पर भी चलाने को और काम कोई, यहाँ पर चलाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर और कोई काम पेंडिंग नहीं है। इसके बाद बच्चों वापस गए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि स्टैक हमारा बैक ट्रैक। बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैक ट्रैक, यानी कि वापस जाते हुए अब हम देखते चलेंगे कि क्या क्या रह गया था, और उसको अगर कुछ रहता है किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में तो उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम वापस जा रहे हैं तो किसी भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आगे फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं चलने के लिए। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया। स्टैक, फिर से हमने स्टैक को किस डायरेक्शन में फिल किया था, भरा था, नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे फिल हुआ था, यहाँ पर ऐसे फिल हुआ था, और बैक ट्रैक के टाइम ये एम्प्टी होता चला जाएगा। सिंपल। हमारा आउटपुट क्या आने वाला बच्चों, यहाँ पर 4 3 2 1। लेटर से बच्चों सेम चीज हम एक और छोटे से एग्जांपल में देखते हैं कि हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों एक और छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। बच्चों देखियो हमारे पास जो स्टैटिक कीवर्ड है, बच्चे स्टैटिक कीवर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम्स में। बच्चों स्टैटिक कीवर्ड, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो स्टैटिक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक इस प्रोग्राम के हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर इसके आउटपुट क्या आने वाली है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब देखिए, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल किया। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या चलने वाला है बच्चों, सबसे पहले तो ये कि स्टैटिक था, स्टैटिक कीवर्ड हमने यूज़ किया, यानी कि जो हमारा ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल को सिर्फ एक बार कंपाइल टाइम पर मेमोरी मिलने वाली है बच्चों। ए का वैल्यू कितना है 4, रन टाइम पर इसको मेमोरी नहीं मिलने वाली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ नहीं चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इफ ए माइनस माइनस। बच्चों ध्यान से देखिए, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले इफ ए, पहले कंडीशन चेक हुआ, बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। और बच्चों ये स्टेटमेंट हमारे पास अलग अलग नहीं है, पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होते ही हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट जरूर होगा बच्चे। ये डिक्रीमेंट है हमारे पास, पोस्ट डिक्रीमेंट जरूर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इफ ए माइनस माइनस, तो बच्चों इफ 4, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, कंडीशन चेक करते ही यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। देन इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, अगर इफ कंडीशन ट्रू है हमारे पास तो ये दो स्टेटमेंट जो कि इफ के अंदर थी ये चलेंगी। इफ 4 कंडीशन ट्रू था, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ चलेंगी। बच्चों थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, मेन फंक्शन को कॉल करना था, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, प्रिंटफ ए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो थर्ड स्टेटमेंट है, हमारा जो कंट्रोल आ रहा था ऐसे आ रहा था, पहले ऊपर से मेन से, फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पे आते ही आप जंप कर गए यहाँ पर। अभी आपने फोर्थ स्टेटमेंट इसका नहीं चलाया था बच्चों, ध्यान रखना है इसका, फोर्थ स्टेटमेंट आपने नहीं चलाया, थर्ड स्टेटमेंट पे आते ही आप ऊपर जंप कर गए। तो यहाँ पर अब अगर मेन की बात करें तो मेन को यहाँ कॉल हुआ बच्चों, ये फोर्थ स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है, ध्यान रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलती होती है, सिली मिस्टेक।
अभी मेन फंक्शन को हमने कॉल किया, मेन फंक्शन दोबारा फिर से वही कॉल हुआ। बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, देन सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इफ 3 कंडीशन ट्रू है देन पोस्ट डिक्रीमेंट, इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। देन अगेन थर्ड स्टेटमेंट में क्या किया बच्चों, मेन फंक्शन को कॉल किया। यहां पर फिर से जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो नहीं चलने वाला, प्रिंटफ ए। अब देखिए बच्चों यहां पर आप फिर से जंप कर गए, मेन फंक्शन को दोबारा आपने कॉल किया, देन मेन फंक्शन ओके। अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, इफ 2 कंडीशन ट्रू, इफ 2 कंडीशन ट्रू, 2 से वैल्यू क्या हो गई अब हमारे पास 1 हो गई। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, हमारे पास मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन को कॉल किया। फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज प्रिंटफ ए, ये अभी तक बच्चों हमारे पास पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग था, ये भी पेंडिंग था। यानी कि इनको हमें ध्यान रखना है, बैक ट्रैकिंग के टाइम पर जरूर कवर करना है। हम आगे जाते जाएंगे लेकिन वापस भी आना है। अब देखिए बच्चों मेन फंक्शन को हमने कॉल किया, मेन फंक्शन को, फर्स्ट स्टेटमेंट अब नहीं चला हमारे पास। देन हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट चला। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इफ 1, बच्चों इफ 1 कंडीशन हमारे पास ट्रू था, 1 से क्या हो गया 0 हो गया, 1 से क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है। यानी कि कंडीशन ट्रू था। थर्ड स्टेटमेंट अगेन हमारे पास चला, क्या वैल्यू प्रिंट होगा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। और ये फोर्थ स्टेटमेंट बच्चों प्रिंटफ ए, प्रिंटफ ए। अब इसके बाद दोबारा हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, तो बच्चे देखियो मेन फंक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट क्या था बच्चों, अब ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इफ 0 बच्चों कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, साथ में ही पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट, ए वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। अब जो थर्ड स्टेटमेंट थी और फोर्थ स्टेटमेंट थी, दोनों ही इफ के अंदर थी, ये नहीं चलेंगी बच्चों, ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स है। और इफ के बाद अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको जंप करते हैं सपोज, देन यहाँ पर और भी कुछ नहीं चलाने को, यानी कि हमारे पास ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो गया बच्चों। यानी कि अब हमारा कंट्रोल वापस कहाँ जाने वाला है बच्चों, हम थर्ड स्टेटमेंट से यहाँ आए थे, थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ये कंप्लीट हो गई, वापस कंट्रोल पीछे जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें कि प्रिंटफ ए का वैल्यू क्या है बच्चों, प्रिंटफ ए का वैल्यू -1। जैसे ही यहाँ पर -1 प्रिंट हुआ, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो गया, ये खत्म बच्चों। वापस हम गए, वापस थर्ड स्टेटमेंट से यहाँ पर आए थे, फोर्थ स्टेटमेंट चलेगा पीछे, यानी कि प्रिंटफ ए अगेन -1 बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट से हम यहाँ पर आए थे, वापस कंट्रोल जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट पे, अगेन प्रिंटफ ए -1 बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट से यहाँ पर आए थे, फोर्थ स्टेटमेंट पेंडिंग था, फोर्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे, अगेन -1, ये भी कंप्लीट बच्चों। यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है, -1 -1 -1 और -1 बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक ट्रैक करना हमेशा बच्चों, यहाँ पर ये बैक ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को, जो गलती होती है वो ये होती है, आगे आगे चलते रहते हैं और आउटपुट दे देते हैं बच्चों। इसको वापस भी आना है, प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, आधा नहीं छोड़ना है इसको। अब ये देखिए बच्चों, अभी हमने बात की कि अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को एक लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, अगर स्टैटिक कीवर्ड को हम एक लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था बच्चों, सपोज हमारे पास ये था बच्चों, स्टैटिक इंट a = 5 ऐसा था, ये लोकल वेरिएबल था। इस लोकल वेरिएबल के सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ किया, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका जो स्टोरेज था वो ऑटो से स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम इस स्टैटिक कीवर्ड को अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के सामने यूज़ करते हैं बच्चों, इसको अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के सामने यूज़ करते हैं तब क्या होने वाला है बच्चों। देखो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इंट a = 5, ये ऐसे था, और यहाँ पर हमने यूज़ किया स्टैटिक, और ये जो वेरिएबल है सपोज बच्चों ये ग्लोबल वेरिएबल था हमारे पास, ये क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था। सपोज मेन फंक्शन यहाँ पर है
और इस तरह से जो भी था, ये बच्चों ग्लोबल वेरिएबल था। इस ग्लोबल वेरिएबल के सामने हमने इसको यूज़ किया। बच्चों यहाँ पर इसका क्या यूज़ होने वाला है कि अब ये वेरिएबल, अब ये ग्लोबल वेरिएबल, इसका लिंकेज जो है वो इंटरनल लिंकेज हो गया। इंटरनल लिंकेज का मतलब क्या है बच्चों, किसी और सोर्स फाइल से हम इस वेरिएबल को, इस ग्लोबल वेरिएबल को अब एक्सेस नहीं कर सकते। बच्चों किसी और सोर्स फाइल से, सपोज एक्सटर्नल हम यूज कर रहे हैं, तो अब वहां से बच्चों हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अब इंटरनल लिंकेज मीन्स बच्चों विद इन दिस सोर्स फाइल, we can use this global variable। किसी और फाइल से हम यूज नहीं कर सकते बच्चों। अगर हमारे पास यहाँ स्टैटिक ना लिखा हो तो ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम किसी और फाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक लिखने से बच्चों, स्टैटिक लिखने से इसकी जो लिंकेज है वो इंटरनल लिंकेज हो जाती है। अगर हम यहाँ स्टैटिक ना लिखे तो हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल की जो लिंकेज है वो एक्सटर्नल लिंकेज है, कि हम दूसरी फाइल से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक लगाया यानी कि इसी फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो ही फंक्शंस इसको यूज कर सकते हैं, किसी और फाइल के फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो डिस्कशन किया स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर। हम सारे गेट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आपको बच्चों सी लैंग्वेज में अगर कोई भी डाउट आता है आप मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बहुत छोटी सी बात, आपके पास अगर कोई भी आपके पास सी कंपाइलर है तो बच्चों आप उसको उस पर रन करके देख सकते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, वो बच्चे जिनको एक्चुअल में इस टाइम पर ज़रूरत है इन लेक्चर्स की। तो बच्चों हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।